कक्षा 10 की जो गणित है ना, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, सारे मैं आपको सिखाऊंगा विद टिप्स एंड ट्रिक्स। चैप्टर वाइज करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना बच्चों, तभी आप सीख पाओगे। और हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ बना लेना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका आ जाता है बेटा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बेटा परिमेय संख्या क्या होती है? हर एक संख्या जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू आपका पूर्णांक होता है, और बट क्यू में ज़ीरो होना नहीं चाहिए, ठीक है। बट्टे में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और दोनों का जब एचसीएफ निकालें तो एक आए, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या करते हैं। और वास्तविक संख्या में जो कोई संख्या अगर परिमेय नहीं होती है तो उसे हम अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। एक सूत्र होता है बेटा एचसीएफ और एलसीएम में, वो है लॉसा गुणा मौसा किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसे आप लिख लीजिएगा। फिर आपके पास होता है, अगर आपके पास दो संख्या हैं ए और बी, अगर ए का मान बी से बड़ा है तो ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, और इस आर का मान क्या होता है? बी से हमेशा छोटा होता है और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में ना कुछ और फार्मूलाज भी हैं जिनको मैं लिखवाना है, वो मैं लिखना भूल गया था। अगर मैं बात करूं तो वो फार्मूला क्या है? शांत अशांत के लिए आता है। अगर आपके पास बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताना है ना, मैं आपको यहाँ अलग से लिखा देता हूँ शांत अशांत। तो हम क्या करते हैं, ये अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? हर का गुणनखंड करना होता है। हर का गुणनखंड करने पर कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे कि नंबर 1, अगर गुणनखंड किस रूप में आ रहा है? 2 गुणा 2 ऐसे आ रहा है तो सिर्फ 2 की पावर m रूप आएगा, तो क्या होगा बेटा? शांत होगा। अगर सिर्फ 5 गुणा 5 आ रहा है तो 5 की पावर m रूप आ गया, तब भी क्या होगा बेटा? ये शांत होगा। तीसरा क्या है कि अगर 2 भी है कई बार, 5 भी है कई बार, तो इसे लिखते हैं 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, और ये तब भी क्या होगा बेटा? शांत, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत आएगा, ठीक है। जैसे अब दूसरा मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 2 है या 5 है, और इसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगी। अन्य संख्या में 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 13 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब क्या होगी? अशांत। तब क्या होगी? अशांत होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर बहुपद में आ जाते हैं बेटा। बहुपद में क्या है? बहुपद क्या होता है? बहुपद अगर आपको चेक करना है, उसके 3 नियम होते हैं। कोई प्रसार बहुपद है कि नहीं, उसको आप कैसे चेक करते हो? प्रसार क्या होना चाहिए? प्रसार होना चाहिए सीमित, जिसको आप काउंट कर पाओ, जिसको आप गिन पाओ, लिख पाओ, ठीक है। उसके साथ साथ प्रसार सीमित हो, उसके साथ साथ जो घात होगी, जो भी एक्स है वाई है जो भी है, उसकी घात हमेशा क्या हो बेटा? परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या नहीं हो, प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। घात हमेशा प्राकृतिक संख्या, एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो। उसके साथ साथ जो गुणांक होने चाहिए, गुणांक सभी वास्तविक हो, गुणांक वास्तविक हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रसार इन 3 चीज़ों को हाँ बोलता है तब जाके वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। इसे आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात जो जैसे एक्स में है ना, एक्स की अधिकतम घात 1 होगी तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और यहाँ ये जो ए है उसका मान 0 नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है और उसका व्यापक ये होता है, देख पा रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी ए का मान 0 नहीं होता, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के कई सारे सूत्र हैं, लेकिन और उसके भी संबंध भी। अगर इसके एक्स की घात 2 है तो इसके 2 गुण शून्य होंगे, ठीक है ना, अल्फा बीटा। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से हमें बी मिल जाता है, यहाँ से ए मिल जाता है, और यहाँ से सी मिल जाता है। और शून्य का गुणनफल होता है सी बट्टा ए, ठीक है। ये चीज़ होती है। अगर हमें द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र नहीं लिखा हुआ है, वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र होता है आपका द्विघात बहुपद का।
अगर आपको त्रिघात बहुपद की बात करें तो ये आपका सूत्र होता है, इसमें भी बेटा ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और इसमें भी संबंध है। त्रिघात है तो इसमें 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा। ये सूत्र होता है, तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे, माइनस के बी अपॉन है, इसका होता है सी अपॉन है और इसका होता है डी अपॉन है, माइनस का डी अपॉन है। ठीक है, यहाँ माइनस छूट गए हैं, माइनस की डी अपॉन है। ठीक है बेटा, ये सूत्र हो गया। अब त्रिघात बहुपद निकालने का भी सूत्र है। अगर हमें त्रिघात बहुपद निकालना है ना तो इसका भी सूत्र है। क्या होता है बेटा, एक्स की घात 3 आते हैं, फिर माइनस लगेगा। ठीक है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, फिर आ जाएगा एक्स और फिर लग जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। ये सब चीज़ अगर आपको दे रखी है तो आप त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, ये जो कुछ फॉर्मूले ये आपको पहले से ही पता होंगे, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। नहीं पता है तो बेटा आप कॉपी में लिख लीजिए, है ना, इनको भी लिख लीजिए। ये आपको पहले से ही पता होंगे बेटा, मैं इनको पढ़ के आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। ये आपको पहले से पता होंगे। ये जो सूत्र हैं वो सवालों में यूज़ होते हैं, है ना, ये सवालों में यूज़ होते हैं तो मैंने आपको लिखवा दिया। इनकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ये आप स्किप कर सकते हो, ये सब आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप स्किप कर सकते हो, ये भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने लिख दी। अगर आप चाहो तो सुंदर सुंदर बना के लिख सकते हो। अगला चैप्टर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर जिसमें दो चर हों, रैखिक हो मतलब घात एक, एक्स की भी घात है वाई की भी घात है। ठीक है, और यहाँ पर ए का और बी का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म अगर बोलेगा ना तो जोड़ा होता है। जैसे ऐसा एक है, ऐसा ही और एक होगा, तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि होती है, एक तो ग्राफी विधि होती है, ग्राफ के द्वारा हल करना होता है, और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि ये सब आते हैं। ठीक है, ग्राफी विधि हो गया, ये देखो बीजगणितीय में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, और इनमें से एग्जाम में आज क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो क्या मिसिंग है। 3 केस होते हैं इसमें। ठीक है, केस 3 होता है और इस पर क्वेश्चन हर साल आता है, केस 1, केस 2 और केस 3। पहला केस क्या होता है, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो ग्राफी रूप क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। प्रतिच्छेद करती रेखा, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर कट करेगी, तो इसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल भी बोलते हैं इसको, केवल एक हल। ठीक है, और हल है अर्थात ये क्या होता है बेटा, संगत। और ये क्या होता है बेटा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। ये केस 1 हुआ। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 में क्या होता है ना, यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के और बराबर है C1 बट्टा C2, तीनों बराबर हैं, तब क्या होता है ना, समपाती रेखा होती है। एक रेखा ऐसी गई, दूसरी रेखा होगी वो भी इसी के ऊपर से इसको टच करते हुए जाएगी, तो इसे बोलते हैं समपाती रेखा। तो समपाती रेखा में क्या होता है ना बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हल है, अगर हल है तो बेटा ये क्या होगा, संगत होगा। अगला जो होता है वो होता है बेटा, यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, तब क्या होता है बेटा, समांतर रेखा होती है। एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, इसे बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा कभी आपस में टच नहीं करती, सड़क के दो किनारे पर किसी बिंदु पर छूती नहीं है, इसके कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, और इसलिए ये बेटा क्या है, असंगत है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन हर साल आते हैं। 3 केस में से एक केस ज़रूर आएगा 100%। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसमें और कुछ है ही नहीं। बाकी तो क्वेश्चन हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 लगा देते हैं। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण बन जाता है।
द्विघात बहुपद से, ठीक है। ये इसका व्यापक है, व्यापक पद है, व्यापक समीकरण बोल सकते हैं इसको, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन होगा कि ए का मान 0 नहीं हो सकता, क्लियर। एक्स की घात 2 है तो इसके 2 मूल होंगे अल्फा बीटा, और इसको सूत्र तुम निकाल सकते हो, श्रीधराचार्य वाला सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। सूत्र क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। और इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र, इसे आप तो भैया बोल सकते हो द्विघाती सूत्र, या इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है, श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है। आई बात समझ में। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। एक टॉपिक आ जाता है विविक्तिकर, ठीक है, विविक्तिकर। तो विविक्तिकर का जो सूत्र होता है बेटा, डी से प्रदर्शित करते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही प्रकृति निर्धारित करता है किसी भी द्विघात समीकरण की। तो देखो बेटा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है ना, यानी कि डी का मान अगर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब अगर एक मूल है 2 आया है तो दूसरा भी 2 ही होगा। इसका मतलब क्या है, 0 से कम है यानी कि नेगेटिव आया हो। अगर डी का मान नेगेटिव आएगा तो मूल काल्पनिक होगा, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा और आप इसे हल नहीं कर सकते, क्योंकि कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसमें बस वास्तविक मूल तक का ही है, काल्पनिक मूल नहीं है, वो कक्षा 11 में सीखोगे। अगर ये 0 से बड़ा होता है यानी कि कोई पॉजिटिव का मान आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब अलग अलग मूल होंगे दोनों, ठीक है बेटा, इतना ही था। और ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में भाई, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, समांतर श्रेणी है या नहीं, सार्वंतर क्या होता है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है ना। सार्वंतर बेटा क्या होता है, डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, और एनवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ प्लस होगा। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा सूत्र क्या होता है बेटा, n पदों का योगफल, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता है। दूसरा सूत्र क्या होता है, अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद, an क्या होता है बेटा यहाँ अंतिम पद, और a क्या होता है यहाँ पर प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या। अगर आपको ऐसे निकालना है, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो इस सूत्र का प्रयोग आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो बस ये 2 ही सूत्र हैं 5वें चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं। चैप्टर नंबर 6 में कोई सूत्र नहीं है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में कोई सूत्र है लेकिन प्रमेय है। प्रमेय क्या है बेटा, और ये सारे प्रमेय इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 6.1 और 6.8 एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, और दोनों में से एक के काफ़ी बड़े चांसेस होते हैं एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। कह रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैं वो पढ़ भी नहीं रहा हूँ। क्या है कि ये क्या कहता है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है बेटा, ठीक है, और इस एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा गई है, और उस जब गई है तो 2 बिंदु पे कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। जब कट करेगा ना तो AD/DB किसके बराबर होगा, AE/EC। यही होता है थेल्स का प्रमेय। क्या होगा बेटा, AD/DB बराबर होगा AE/EC। इसको मैंने प्रूफ करना सिखा रखा है सभी थ्योरम्स को, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अब 6.2 थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई त्रिभुज है और उसमें से रेखा ये गई है कट करते हुए, अब गई है ये समांतर है कि नहीं अभी पता नहीं है, कट करते हुए गई है, अगर AD/DB AE/EC के बराबर हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर होगी।
ठीक है, ये बोलती है यदि ए डी बट्टा डी बी बराबर हो ए बट्टे ए सी, तो क्या होगा कि डी बी समानांतर होगी, डी बी क्यों लिख रहा हूँ, डी ई, ये भुजा इसके समानांतर होगी, डी ई समानांतर होगी बी सी के। ये प्रमेय कहते हैं, और ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, लिंक्स मिल जाएगी इसकी प्रूफ का डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बच्चों, फिर क्या बोल रहे हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज ये ले लो और एक त्रिभुज ये ले लो, समरूप की बात करते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, अगर संगत कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। संगत भुजाएं मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते ना तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और इसका भी ट्रिक है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इस पर तो क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे और आते भी एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में, क्वेश्चन थ्योरम, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब इसका, और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या है कि बहुत ही सिंपल चीज़ें, उसका उल्टा। ठीक है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। कह रहे हैं यदि 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 क्या बोल रहे हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर हो, मतलब संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये बोला जा रहा है, तो ये भी हो गया, आराम से समझना है। ठीक है, अगला प्रमेय क्या बोल रहे हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है बेटा, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, सो हमसे क्या बोला जा रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और इनके साथ जुड़े हुए हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर है। मतलब यदि यहाँ देखो बेटा कि ए कोण बराबर पी हो, व कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो ए सी बट्टे पी आर। ठीक है, ये कंडीशन भी होगी तब भी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। इसे क्या बोलते हैं, SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो आपके पास अगर दो त्रिभुज हैं, ठीक है, बहुत ही, और ये पहले से ही समरूप बोल रखे हैं, ये ए बी सी है और इस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी अनुपात का मतलब बट्टे और पी क्यू आर है ना, किसके बराबर, उनकी संगत भुजा ए बी, इसका संगत भुजा ए बी हुआ, इसका संगत भुजा पी क्यू हुआ, बट्टे पी क्यू क्या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और ऐसे ही आप ले सकते हो बेटा, यहाँ से ए बी की जगह तुम बी सी ले लो, बी सी बट्टे क्यू आर भी लिख लो, या फिर ए सी बट्टे पी आर लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, ये बट्टा ये हो गया, ये बट्टा ये हो गया। ठीक है, ये 6.6 बोलते हैं। अगले पर आ जाओ, कह रहे यदि किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो दोनों और बने त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो
अगर मैं समझा दूँ, देखो बेटा आपके पास एक समकोण त्रिभुज है बड़ा सा, यहाँ पर 90 अंश का कोण है। आपने क्या किया है, इस 90 अंश के यहाँ से नाम दे दो ए बी सी। तो यहाँ से आपने लंब डाल दिया इस पॉइंट से, लंब इसी से लंब डालना है। लंब डालोगे तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो क्या कहते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, और ये चीज़ें होंगी, और ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा, ये बोलते हैं। 6.8 ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, इसका प्रूफ तो आता ही आता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो उसमें दो छोटी भुजाओं का वर्ग ए बी सी मान लो, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी वाली भुजा के वर्ग के ये बराबर आता है। इसे प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। या फिर 6.9 क्या कहता है कि अगर यदि, नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, यदि दो छोटी भुजा का वर्ग यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो जो बड़ी भुजा के समकोण जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, समकोण होता है। तो बी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये होता है 6.9। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सब कुछ समझा दिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद देखो निर्देशांक ज्यामिति आता है चैप्टर में, तो इसमें बिंदु दिखाते हैं, एक्स होता है और ये वाई होता है। ये बिंदु होता है ना, एक्स निर्देशांक, और ये फिर होता है वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक जो होता है वो हमारा भुज होता है, इसे बोलते हैं भुज, और वाई को बोलते हैं बेटा कोटि। तो भुज क्या है, कोटि क्या है, निकालने के लिए आ सकता है। एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि बोलते हैं, पता ही होगा। उसके साथ साथ चिन्ह परिपाटी भी आ सकता है। यहाँ पर केंद्र होता है, केंद्र का निर्देशांक 0,0 होता है। इधर एक्स का होता है, इधर एक्स डैश डैश जहाँ हो वहाँ पर नेगेटिव होता है उसका मान। ठीक है, सो बेटा इधर देखो एक्स का मान पॉजिटिव होता है और ऊपर वाई का मान पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, फिर थर्ड में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नीचे भी नेगेटिव। फिर इधर देखो, इधर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चीज़ होता है चिन्ह प्रॉपर्टी, ये आपको पहले से ही पता होगा, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद चतुर्थ निर्देशांक ज्यामिति में ये हो गया दूरी सूत्र। अगर आपके पास दो बिंदु है, जैसे ए है, x1, y1 हुआ, और ये b है, x2, y2 हुआ, तो इनके बीच की दूरी क्या है, तो सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, अगर आप मध्य बिंदु निकालना चाहें, जैसे यही है ना, इसके बीचों बीच वाला बिंदु निकालना चाहें, माना इसके बीचों बीच वाला बिंदु एक्स वाई है, तो सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2, वाई निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 बट्टे 2। विभाजन सूत्र निकालना है, आपके पास एक रेखा है, ठीक है, ये दो बिंदु हैं, ए इसके निर्देशांक मान लिए मैंने x1 y1, ये b इसके निर्देशांक मान लिए मैंने x2 y2। ठीक है, और यहाँ पर एक बीच कहीं पर भी एक बिंदु निकालना है p जिसके निर्देशांक मैंने मान लिया x, y। विभाजन सूत्र लगाना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से m अनुपात में कटा और यहाँ से n अनुपात में, तो सूत्र क्या होता है बेटा, m x2 n x1। ये थोड़ा सा उटपटांग सा लगता है मुझे, ये किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं पैसे पता है कैसे याद करता हूँ, यहाँ m1 लिखता हूँ और यहाँ m2 लिखता हूँ, और फिर मेरे लिए सूत्र आसान हो जाता है। x का सूत्र क्या होता है बेटा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये ज़्यादा आसान है। और y के लिए हो जाता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से याद करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है, निर्देशांक मान लो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2,
और ये x3 है, ये y3 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, सूत्र ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ट्रिक क्या है देखो, x1 है, x2 है, x3 आएगा ही आएगा। x1 के बाद y2 से शुरू करना, y2 के बाद क्या आता y3, y3 पे ख़त्म होगा, y3 से स्टार्ट होगा। y3 के बाद क्या आता y1, y1 पे ख़त्म होगा, y1 से स्टार्ट होगा। y1 के बाद क्या आता y2। सिंपल। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है, अगर संरेख बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेते हैं बेटा, 0। ये तो आपको पता ही होगा। अब एक चीज़ क्या है ना बेटा, चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आ जाता है, कई बच्चे ना क्या करते हैं, बीचों बीच से काट देंगे और इधर से एक त्रिभुज बनेगा, इधर से एक त्रिभुज बनेगा, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे तो चतुर्भुज बनता है। सही है, बिल्कुल, मैं गलत नहीं बोल रहा। लेकिन इसमें क्या है ना बेटा, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है। डी में x4 y4 आ जाएगा, यहाँ x1 y1 होगा, यहाँ x2 y2 होगा और यहाँ x3 y3 होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको लिखा देता हूँ, आपकी किताब में हालांकि नहीं है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। 1/2 x1, बहुत आसान है, y3 x2 y3 माइनस y1। मतलब यहाँ तक तो आपको याद है ही है पहले, बस इसके बाद x4 y2 माइनस y3 आ जाएगा, दैट्स इट। ये स्टेप और जुड़ जाएगा, इतना सा काम करना होता है। और त्रिकोणमिति की बात करते हैं, आपको पहले पता ही होगा, त्रिकोणमिति में सारे नियम कानून 90 अंश के व कोण वाले त्रिभुज में लगते हैं, है ना। यहाँ पर 90 अंश होते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये दीवार की तरह लंबी भुजा को लंब कहते हैं, थीटा। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और ये हमारी क्या होती है, आधार होती है। जिस भी कोण के लिए बोलेगा, कोण के बाद सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र है बेटा याद रखने के लिए, लाला आम लाया काचा काचा बादाम, कच्चा कच्चा आम, है ना, कच्चा कच्चा बादाम नहीं। यहाँ से होता है साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसिक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। ठीक है, सो देखो बेटा, लंब, अगर लंब बट्टे कर्ण लोगे तो साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण लोगे कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार लोगे टेन थीटा, कर्ण बट्टे लंब लोगे, देखो कर्ण बट्टे लंब लोगे कॉसेक, कर्ण बट्टे आधार लोगे सेक, आधार बट्टे लंब लोगे कॉट। ठीक है, इससे सारा बन जाता है आराम से। उसके बाद ये त्रिकोणमिति का जो टेबल है बेटा, है ना, 0, 30, 45, 60, 90, पाई का जो मान होता है वो 180 होता है, आपको पता ही है, 180 डिग्री। तो ये टेबल तो बेटा याद करनी है, इसका ट्रिक भी मैंने बता रखा है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद तो करना ही पड़ेगा, उसका उपाय नहीं है, वरना ट्रिक भी मैंने सिखा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको मिल जाएगा। एक संबंध याद कीजिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा को गुणा करेंगे तो एक आता है, बस थीटा समान हो, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साइन को लिख सकते हैं 1/, कॉसेक, या कॉसेक को लिख सकते हैं 1/, साइन। फिर कॉस गुणा सेक 1 होता है, तो कॉस को लिख सकते हैं 1/, सेक, या फिर सेक को लिख सकते हैं 1/, कॉस। टेन गुणा कॉट 1 होता है, टेन को लिख सकते हैं 1/, कॉट, या कॉट को लिख सकते हैं 1/, टेन। ठीक है, टेन थीटा साइन बट्टे कॉस भी होता है, कॉट थीटा कॉस बट्टे साइन भी होता है। फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। फिर ये 3 सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमें पहले से पता होंगे, इतने ही सूत्र हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका वृत्त, है ना, आपका क्या आता है, वृत्त आता है। तो वृत्त आपको पहले से पता ही होगा, ये केंद्र होता है उसका, और केंद्र से और परिधि तक की, ये देखो केंद्र से ये क्या होता है, परिधि होती है, उसकी दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक केंद्र से को मिलाए, और ये हमारी हो जाती है इधर आर, इधर आर, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, व्यास। जो व्यास होता है वो दोगुना होता है त्रिज्या का,
ये तो पहले से ही पता होगा आपको, है ना। और इसमें देखो बेटा, अगर क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, जनरली पाई का मान 22/7 यूज़ करते हैं, या फिर क्वेश्चन में बोल देगा 3.14 यूज़ करने हो, जो भी बोलेगा वही यूज़ करना है। ठीक है, पाई एक्चुअली क्या होता है बेटा, पाई होती है परिधि और व्यास का अनुपात, उसे हम पाई बोलते हैं। तो इसमें दो प्रमेय हैं जो कि बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास कोई वृत्त है, ठीक है, और ये उसकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करती हुई जाती है, और इस स्पर्श रेखा पर अगर हम ये त्रिज्या ही हुई, है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है। अगर त्रिज्या जो होती है वो त्रिज्या जो होती है वो इस पर स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या बनाती है, लंब बनाती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का बनता है, वही लिखा है यहाँ पर। दूसरा वाला जो है बेटा, अगर आप ये वृत्त हैं, ठीक है, ये आपका वृत्त है, आपने बाह्य बिंदु लिया एक बाहर कोई भी, और इस बाह्य बिंदु से आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, तो ये जो 2 स्पर्श रेखाएं होंगी ना वो आपस में बराबर होगी, यानी कि ये जो पी क्यू होगा और ये जो पी आर होगा वो आपस में बराबर होगा। इसको सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बस 10वें चैप्टर में यही है। 11वें चैप्टर तो बेटा रचनाएँ हैं, आसान है एकदम, उसमें कुछ सूत्र ही नहीं है। ठीक है, अगर बात करें चैप्टर नंबर 12 की, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के मैं कुछ सूत्र लिखवाना चाहता हूँ यहाँ से बढ़िया रहेगा। तो बेसिकली क्या है कि एक तो देखो बेटा, त्रिज्यखंड है और वृत्तखंड है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की। ठीक है, तो अगर मैं एक चित्र बनाता हूँ, ये मेरा वृत्त है। सबसे पहले देखो ये मेरा केंद्र है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। ये त्रिज्या है बेटा आर, और यहाँ पर एक कोण बनेगा। ठीक है, तो ये पिज़्ज़ा का एक छोटा स्लाइस है, तो ये जो स्लाइस है ना, इसे बोलते हैं, ये त्रिज्यखंड हुआ, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है। ये त्रिज्यखंड है लेकिन छोटा है तो इसे लघु बोलते हैं। और ये जो काला काला है बेटा, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और यहाँ से लेकर ए, ये बी है। सो इसमें और एक चीज़ भी आएगी, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, ठीक है, सपोज करो इसका क्षेत्रफल निकालना और इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक अगर आपको ये जो चाप है, इस चाप की अगर लंबाई बोले, ए बी की लंबाई बताओ कितनी होगी, तो क्या होगा, चाप की लंबाई ए बी क्या होगा, θ/360। ये किस पर आता है, परिधि पर आ रहा है, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। बस ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे बोले दीर्घ त्रिज्यखंड, वो कैसे निकलेगा, जब बड़े वृत्त में से तुम ये वाला टुकड़ा काट के फेंक दोगे तो ये सब बच जाएगा, है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, वो होगी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे वृत्तखंड की। यहाँ पर किसकी बात करेंगे बेटा, वृत्तखंड की। ये मैंने एक गोला बनाया, मतलब वृत्त बनाया, ये मेरी केंद्र है। वृत्त आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा, जीवा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा क्या होता है, केंद्र परिधि से परिधि को मिलाता है, केंद्र से होता हुआ नहीं जाता है, उसे हम जीवा बोलते हैं। ये क्या है बेटा, मेरा जीवा है ना। तो जीवा द्वारा काटा गया जो खंड होता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। ये क्या है बेटा, वृत्तखंड की हम बात कर रहे हैं। वृत्तखंड में क्या होता है, जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। अभी क्षेत्रफल भी निकालना होगा, ठीक है। और ये वाला जो बचा ऊपर, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा, है ना। सो देखो बेटा, ये मेरा केंद्र है। लॉजिक क्या होता है, हमें इससे इसको मिलाना है।
इससे भी इसको मिलाना है। ये क्या है बेटा, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बनता है, अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, है ना। इसको मैं अगर कलर करूँ, ये मैं कलर कर रहा हूँ, मेरी कलर चित्रकार तो मैं बहुत ही घटिया हूँ क्योंकि बनाना छोड़ दिया है ना। ये अगर ये मुझे निकालना है, ठीक है, इसको मैंने ये कलर किया, ठीक है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया। ये वाला पार्ट अगर मुझे निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा, जब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये त्रिज्यखंड है, इसके क्षेत्रफल में से जब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा दूंगा, तब ये ग्रीन ग्रीन बचेगा, है कि नहीं। तो उसका सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या घटाना है, त्रिभुज, त्रिभुज क्या हिस्सा, ये भुजा बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। और ये वाला कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हमें क्या घटाना होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस ये 12वें चैप्टर में बस यही सूत्र है, ये 3 और इधर से 2, खत्म, खल्लास, है ना, यही सूत्र है बस, और कुछ नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 13 में आते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों कोण 90 अंश के हों। तो वर्ग का परिमाण होता है 4 गुणा भुजा, भुजा हमारी ए है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 है, ठीक है, भुजा को √2 से गुणा कर दो। आयत क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, एक को लंबाई बोलते हैं, एक को चौड़ाई बोलते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उसका √, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। वृत्त, वृत्त की बात पहले ही कर चुके हैं हम। अर्धवृत्त की परिधि होती है, यहाँ से देखो बेटा पाई आर, और यहाँ से क्या होता है 2r, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। फिर घन जो होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर, उसे घन कहते हैं, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और घन का वक्र पृष्ठ बाहर बाहर से वो होता है 4a स्क्वायर। घन का जो विकर्ण है बेटा वो होता है √3a, और घन का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H, क्योंकि तीनों ही बराबर है, a गुणा a गुणा a, तो ये हो जाता है a क्यूब, ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में। घनाभ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, तो घनाभ, हाँ यहाँ पे गलत लिख रखा है, ठीक है, घनाभ का यहाँ पर परिमाप नहीं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, ठीक है, 2LB + BH + HL। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर, मतलब बाहर बाहर से सिर्फ, वो होता है 2H ब्रैकेट में L + B। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है ये चीज़, L² + B² + H² का वर्गमूल, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। फिर बात करेंगे हम बेलन, बेलन में ऊंचाई होती है और क्या होती है बेटा, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2πRh, और बेलन का आयतन होता है πr²h। और बेलन का संपूर्ण की अगर बात करें, बाहर बाहर से तो बेलन है, और इधर से क्या है बेटा वृत्त, इधर से भी क्या है वृत्त, तो उसका अगर आप सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा ना बेटा, यहाँ से आ जाएगा 2πRh, इधर से वृत्त है, इधर से भी वृत्त है, πr², सो 2πRh 2πr², 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से r, ये सूत्र होते हैं बस, ठीक है। शंकु की बात करेंगे, शंकु जानते हैं h होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है। इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु का संपूर्ण इतना इतना और नीचे आता है आपका वृत्त, ठीक है, तो वो होता है πr ब्रैकेट में आता है L + R, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, ठीक है बच्चों। गोला जैसे कि गेंद, फुटबॉल, ये सब, गोले का वक्र पृष्ठफल होता है 4πr² और आयतन होता है 4πr³, बस और कुछ नहीं है इसमें। गोले को बीच में से काट दो तो बन जाएगा अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²,
और संपूर्ण की बात करेगा तो ऊपर से भी वृत्त है, तो 2πr² में मुझे πr² जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3πr² संपूर्ण में। और आयतन होता है बेटा 2/3πr³, और गोले में 4 होता है, यहाँ 2 हो जाता है बस। खोखला आपके सिलेबस में नहीं है तो स्किप करो। छिन्नक, छिन्नक क्या होता है, इसको ये शंकुदा बीचों बीच से काट दिया, ये हमारा छिन्नक बन गया, जिसकी 2 त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। तो वक्र पृष्ठीय बल क्या होता है शंकु का, πr1 + r2 l होता है। और l निकालने का सूत्र यह होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र, अंडर रूट के अंदर h² प्लस ब्रैकेट में r2 - r1 या r1 - r2 जो करो एक ही बात है। छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3πh r1² r2² r1 r2। और संपूर्ण पृष्ठीय बल क्या होता है, इतना तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इधर से भी वृत्त है और इधर से भी वृत्त है, πr1² + πr2² और जुड़ जाता है। ये छिन्नक का भी हो गया। सांख्यिकी में बात करें बेटा, माध्यिका निकालने का सूत्र, ठीक है, माध्यिका निकालने का सूत्र यहाँ शायद गलत लिख रखा है। सूत्र यह होता है L + n/2 - के CF/F × H, ये होता है सूत्र, ठीक है। और बहुलक का सूत्र भी गलत लिख रखा है, ये होता है L F1 - F0 × H बट्टे में 2F1 - F0 - F2, ये होता है, ठीक है। उसके बाद माध्य निकालने की 3 चीज़ें हैं, 3 सूत्र हैं माध्य निकालने के, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। माध्य निकालने की कितनी विधि हैं बेटा, 3 विधि हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला विधि है बेटा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। माध्य क्या होता है σfx/σf। नंबर 2 आपका आ जाता है बेटा कल्पित माध्य विधि, x ये होता है a+, ठीक है, σfd/σf। और ये होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, इसका सूत्र होता है x बार बराबर a + σfu × h/σf, ठीक है। ये तीनों सूत्र मैंने आपको लिखवा दिए। माध्यिका भी हो गया, बहुलक भी हो गया। अब तीनों में एक संबंध है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध। ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने का, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। तो क्या है ना बेटा, यहाँ से स्टार्ट करो, माध्य, माध्य के बाद क्या होता है बेटा माध्यक, इधर माध्यक, फिर हम निकालना सीखते हैं बहुलक, ठीक है। ये लिख दिया, माध्य पहले लिखोगे, फिर माध्यक लिखोगे, फिर बहुलक लिखोगे, यहाँ प्लस लगा देना है, इधर 2 लिख देना, इधर 3 लिख देना। ये संबंध होता है आपका माध्य, माध्यक और बहुलक में, ठीक है। इस पर प्रश्न भी हर साल आते हैं। हो गया। अब प्रायिकता भी कर ही लेते हैं, जब सारे कर लिए तो प्रायिकता भी देख ही लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो बेसिक्स मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो प्रायिकता होती है बेटा, प्रायिकता जो होती है ना, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम के अनुपात होता है। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, कोई भी घटना ई है प्रायिकता, तो क्या होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सूत्र होता है ना। तो प्रायिकता का जो घटना होती है, जितनी भी घटना होती है, उन सभी घटनाओं की अगर अलग अलग प्रायिकता निकालें और जोड़े तो हमेशा एक आता है, हमेशा एक आता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा एक भी आता है, ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते हैं। और क्या होता है प्रायिकता में, कभी भी कोई प्रायिकता है उसका मान एक से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी 0 से छोटा नहीं होगा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो ये सब प्रायिकता जब पढ़ोगे, चैप्टर सारे मैंने पढ़ा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अगर ताश की गड्डी की बात करें, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं बेटा, 52 पत्ते होते हैं, ऐसे होते हैं ना 52 पत्ते, जिसमें
हुकुम होता है, पान होता है, ईंट होता है, चिड़ी होता है, 4 समूह होते हैं। ठीक है। पत्ते क्या होते हैं उसमें? इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, और 2 से लेकर 10 नंबर तक लिखे होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं हर कैटेगरी में। बादशाह, बेगम और गुलाम वाले पत्तों को हम चेहरे वाले पत्ते कहते हैं, इन्हें फेस कार्ड भी कहा जाता है ना। तो अगर मैं बात करूं कैटेगरी, अगर मैं लिख के दिखाऊं तो बेटा 52 पत्ते होते हैं टोटल। इसकी 2 कैटेगरी हैं, काला और लाल। ठीक है। काला में 26 पत्ते होते हैं, लाल में भी 26 पत्ते होते हैं। ठीक है। इनकी 2 कैटेगरी होती है और इनकी 2 कैटेगरी होती है। हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है। अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं, फेस कार्ड, तो हर कैटेगरी में फेस कार्ड 3 होते हैं। ठीक है। तो 3 गुणा 4, 4 कैटेगरी 12 फेस कार्ड होंगे। बेगम हर कैटेगरी में 1 होता है, 1 गुणा 4 4। गुलाम हर कैटेगरी में 1 होता है, तो 1 गुणा 4 4। इक्का हर कैटेगरी में 1 होता है, तो 4। ठीक है। ऐसे चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा। जो कॉइन होता है, एक तरफ हेड आता है, एक तरफ टेल आता है, तो ये चीज़ पता ही है। इस पर क्वेश्चन मैंने करा रखी है, क्वेश्चन से आपको बेहतरीन आएगा। पासा जो होता है बेटा, पासे में 6 चीज़ें होती हैं, 1 से लेकर 6 संख्या लिखी रहती हैं। ठीक है ना। पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं। देखो, अगर भाज्य संख्या आपकी बात करें, भाज्य जो संख्या विभाज्य होता है, भाज्य यहाँ पर क्या है? 4 है और 6। अभाज्य क्या है बेटा? अभाज्य यहाँ पर 3 है, 2 है और 5 है, 1 नहीं है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। विषम क्या है यहाँ पर? अगर मैं विषम की बात करूँ तो विषम यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है। सम क्या है जो 2 से कट जाए? 2 4 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे चैप्टर के सूत्र मैंने एक वीडियो में आपको करा दिए। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा और आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस की बाढ़ आ चुकी है चैनल पर, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें।